हेलो एवरीवन। आज से चालू करेंगे वेक्टर का लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हम देखेंगे कि करना क्या है। करना ये है कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एंगल्स बिटवीन द वेक्टर। ये आपको ध्यान रखना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे बनेगा। तो भाई एक अगर ऐसे वेक्टर बनता है तो ये उसका होता है हेड जो एरो वाला साइन है, और जो विदाउट एरो वाला साइन होता है उसको बोलते हैं टेल। आ रहा है। तो एंगल तब बनता है, एंगल तब बनता है जब दोनों के क्या मिले, हेड मिले, तभी आप एंगल बनाओगे ये थीटा। या दोनों के क्या मिले, टेल मिले। पहला एंगल किस में बना, हेड में, हेड ऑन हेड, और दूसरा दोनों के टेल मिले। देखो तो ये एंगल बना थीटा। तो दो वेक्टर के जब हेड मिलेंगे और टेल मिलेंगे तभी आप उसको क्या मानोगे, एंगल मानोगे। दूसरी चीज है, जैसे सोचो मैं अगर एक वेक्टर ऐसा खींच दूं ए वेक्टर, और उसके साथ ये एक ऐसे लगा दूं बी वेक्टर, तो क्या ये वाला एंगल है दोनों के बीच का, ये वाला एंगल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए का यहाँ हेड है, ए का यहाँ हेड है और बी का यहाँ क्या है, टेल है। तो कैसे पता चले कि अब एंगल कौन सा है, तो इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी। डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमने ये पहले ही पढ़ चुका है कि डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी होता है कि एक वेक्टर को कहीं भी डिस्प्लेस किया जा सकता है, बस उसका लेंथ और उसका डायरेक्शन एक ही जगह होना चाहिए। मतलब सोचो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं कि जो ए था और जो बी था, तो इसमें मैं ए को डिस्प्लेस करा सकता हूं। सोचिए ए ऐसा है, ए अगर खसक के यहां आ गया ये, तो देख अब ये ए यहां से हट गया, तो अब देख दोनों का क्या मिल गया, टेल मिल गया, दोनों का टेल मिल गया, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर थीटा। जो मैं बोला समझ में आया। फिर वैसे ही दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा सेम वही काम, ये ए है, ये क्या है, बी है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बी ऐसे जा रहा है, बी को खसका के नीचे ला दिया, तो देख बी ऐसे नीचे आ गया। अब चाहे आप डॉटेड लाइन में खसका दो, चाहे कैसे किसी भी डार्क लाइन में खसका दो, तो ये ए है तो ये बन गया बी। तो देख दोनों के हेड मिल गए यहाँ, अब इस बी का कोई काम नहीं है तो हटा दिया, तो ये बन गया। इसीलिए मैं ये डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी आपको बताया था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। मिटा दो, पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, हो रहा है रिकॉर्ड। चलिए, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हो गए। अब हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट आता है उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है ये, स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरी टाइप का जो प्रोडक्ट आता है उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरे टाइप का जो प्रोडक्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोडक्ट क्या है, क्यों स्केलर है, क्योंकि जो इसमें आंसर आता है वो आपका स्केलर रहता है। स्केलर माने विदाउट आई जे के, सिर्फ नंबर रहेगा। जो भी आंसर हम निकालेंगे स्केलर प्रोडक्ट में, उसमें आंसर स्केलर में आएगा। स्केलर माने क्या होता है, जिसमें भाई आई जे के नहीं रहेगा, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो। और इसमें जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में रहेगा, इसमें जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में रहेगा, वेक्टर फॉर्म में रहेगा। तो स्केलर प्रोडक्ट को ही दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही दूसरे टाइप का प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को ही दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। आ रहा है। तो दोनों एक ही है। मतलब मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, जैसे ये ए वेक्टर है तो यहां अगर डॉट लगा दो तो ये डॉट है, ये बताएगा कि कायदे से कौन सा मल्टीप्लीकेशन है, ये है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। आ रहा है, डॉट लग गया तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है।
और अगर सेम इसी में दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, और ऐसा क्रॉस लगा दिया मल्टीप्लाई वाला, तो ये बताएगा कि ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, ये है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। आ रहा है, कोई दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। तो हम चालू करेंगे कहां से? ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हम चालू करेंगे। ठीक है, उतार लीजिए इतना। देखिए करना क्या है, करना ये है कि जैसे मैं बात करूं, जैसे बात करते हैं किसका, डॉट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट बोल दूं या स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल दूं, दोनों एक ही है। तो डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहला मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है डॉट प्रोडक्ट में, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप होते हैं ना, ये होते हैं यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर। ये जो होते हैं, ये मैं बोला था नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर क्या है। ये एक्चुअल में यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर है। यूनिट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड जो है इसका, वो कितना है, 1 है। यूनिट का क्या मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड या जे कैप का मैग्नीट्यूड या के कैप का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। कोई दिक्कत? आई कैप का, जे कैप का या के कैप का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। पहली चीज है। दूसरी चीज है क्या, ये जैसे मैं एक कोऑर्डिनेट लिखता था, याद है पोजीशन वेक्टर पढ़ते थे, पोजीशन वेक्टर पढ़ते थे, याद है? तो पोजीशन वेक्टर में जैसे मैं एक ये बनाता था वाई एक्सिस, ये बनाता था एक्स एक्सिस और ये बनाता था जेड एक्सिस। तो पोजीशन वेक्टर में मैं बोलता था कि चल बता इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 है और ये O है, तो O का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता था? तो पहला O एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट और उसके साथ लगा देता था आई कैप। ये आई कैप क्या बताता था? ये आई कैप बताता था कि ये कौन सा वेक्टर है, डायरेक्शनल वेक्टर है। मतलब ये आई कैप बताता था कि वो पक्का एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है या एक्स एक्सिस का ही कोऑर्डिनेट है, इसीलिए आई कैप लगाया। आ रहा है? मतलब किसी में भी आई कैप लगा हुआ है मतलब वो किधर की ओर फॉरवर्ड है, एक्स एक्सिस में। किसी में अगर जे कैप लगा हुआ है तो वो किधर फॉरवर्ड है, वाई एक्सिस में। और वैसे ही किसी में के कैप लगा हुआ है तो वो किधर फॉरवर्ड है, जेड एक्सिस में। आ रहा है? तो आपको यहां याद रखना है जो मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मूले हैं कि आई डॉट आई, डॉट लग रहा है ना, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट लगाएंगे हर जगह। तो आई डॉट आई की वैल्यू, जे डॉट जे की वैल्यू और के डॉट के की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ये आपको याद रखना है। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सिमिलरली अगर आई के साथ आप जे का मल्टीप्लाई करो या जे के साथ आई का मल्टीप्लाई करो, आ रहा है? आई के साथ के का मल्टीप्लाई करो या के साथ आई का मल्टीप्लाई करो, और सिमिलरली जे के साथ के का मल्टीप्लाई करो या के साथ जे का मल्टीप्लाई करो, इन सब की वैल्यू आती है 0। तो ओवरऑल आप क्या सीखे? आप ये सीखे कि केवल आई का आई में मल्टीप्लाई करना ही 1 देगा। अगर आई का जे के साथ मल्टीप्लाई करूं या आई का के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या हो जाएगा, 0। आ रहा है? तो ये फंडा हमें याद रखना है। मतलब ज्यादा अच्छी चीज ये है कि सीधा आई से आई का मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिख दिया कि फाइंड a dot b, find a dot b where a vector is equal to 2i minus j plus 5k cap and b vector is equal to 6i minus 2j plus 2j
-1 -2k कैप कर लो। आ रहा है? तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो भाई मुझे लिखना है a डॉट बी। तो आप a को पहले लिखो। a में क्या है? 2i माइनस जे प्लस 5k आ रहा है। फिर b में लिखो, क्या है b में? 6i प्लस 2j माइनस 2k। कोई दिक्कत? अब क्या करो, आप सीधा सीधा, मुझे पता है, देखो हम बेसिक मैथमेटिक्स कैसे लगाते हैं, फर्स्ट वाला लेंगे, इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर वैसे सेकंड टर्म लेंगे, सेकंड का इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई आ रहा है। और फिर थर्ड टर्म लेंगे, थर्ड टर्म का एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, ब्रैकेट ऐसे ओपन करते हैं ना। तो मुझे ये चीज पता है कि i का i के साथ ही मल्टीप्लाई करना अच्छा बात है, क्योंकि उसमें 1 है। आ रहा है? तो मैं अगर सीधा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और आ जाएगा i डॉट आई। और मुझे पता है i डॉट आई कितना है? 1 है, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगला एक प्लस का साइन लगाना है। अब सीधा सीधा j का मल्टीप्लाई कर दो, साइन के साथ करना है ना। तो यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, तो हो जाएगा -2, और j डॉट j लिखेंगे फिर से, तो उसकी वैल्यू फिर से कितनी है? 1 है, तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस लगा दीजिए, फिर k का k में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 -10, और फिर उसमें क्या लिखेंगे? k डॉट k, और उसकी वैल्यू भी कितनी है? 1 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आया इतना? तो ओवरऑल हो कितना गया? तो ये हो गया 12 -12, तो हो गया 0। ये ऐसे टुक्के से आ गया ना 0, हर बार 0 नहीं आएगा। तो a डॉट बी उसका क्या है? 0 है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने आ गया है। आप देख लीजिए एक बार, और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, खत्म करते हैं। तो i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, इसी की वैल्यू बस 1 होगी, बाकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो करना क्या है? करना ये है कि a वेक्टर इज इक्वल टू है i माइनस जे, और b वेक्टर इज इक्वल टू है i प्लस के। बोला फाइंड a डॉट b, क्वेश्चन है ना, ठीक है, फाइंड a डॉट b। तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन में? तो सॉल्यूशन निकालेंगे कि a डॉट b, डॉट लगा दिया, a को पहले लिख दिया i माइनस जे, और k में पक्का क्या है? उसके साथ 0 है, और b में लिख दिया, b में क्या लिखा? i प्लस 0j प्लस k कैप। कोई दिक्कत? अब देखो i का i में मल्टीप्लाई तो 1, फिर j का j में मल्टीप्लाई तो -1 और 0 मिल करके 0, फिर 0 का k में मल्टीप्लाई तो 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो देखो जो a डॉट भी आ रहा है, इसमें कहीं भी i j k वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो आंसर आता है विदाउट i j k आ रहा है, मतलब वो क्या है? पक्का स्केलर है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तो हाँ, इसी में हम निकालते हैं एक और। अब फॉर्मूला मैथमेटिकल वाला तो हो गया, अब आपको क्या निकालना है? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है एंगल्स बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल। तो सोचो a और b ऐसे दो वेक्टर हैं, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो मुझे अगर थीटा निकालना है, मुझे अगर थीटा निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। कोई दिक्कत? मॉड तो हम निकालने आए हैं, उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है। आ रहा है? तो ये फॉर्मूले से आप हर बार एंगल निकालेंगे, ये फॉर्मूले से आप हर बार क्या निकालेंगे? एंगल निकालेंगे। जैसे देखिए, जैसे यही क्वेश्चन ऐसे लिख दूं कि a वेक्टर इज इक्वल टू है i प्लस जे प्लस के, और b वेक्टर है माइनस i माइनस जे माइनस के। बोला फाइंड
एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये निकालने बोल दिया। आ रहा है, ये निकालने बोल दिया। तो बोला कि ठीक है भाई वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लिया, तो भाई मुझे क्या क्या निकालना है? मुझे भाई फॉर्मूला ये पता है, ये है फॉर्मूला, लेकिन मुझे इसमें क्या क्या निकालना है? पहले तो ए डॉट बी निकालना है, फिर ए निकालना है, फिर बी निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो सॉल्यूशन में सबसे पहला क्या आ जाएगा? ए डॉट बी। कैसे निकालेंगे? देखो, 1 का -1 में मल्टीप्लाई -1, फिर 1 का -1 में मल्टीप्लाई -1, और 1 का -1 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -3। ए डॉट बी निकल गया। अब निकाल दूंगा मॉड ऑफ ए, और मॉड ऑफ ए हमने निकालना पहले ही सीखा, अंडर रूट आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये √3। आ रहा है। और सिमिलरली मॉड ऑफ बी निकालना सीखा हूं, कितना हो जाएगा? आई का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, देखो 1 का तो -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस ही 1 होगा, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। तो अब मुझे पता है एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना आया? -3, और मॉड ऑफ ए कितना आया? √3, और ये भी √3, तो ये हो गया -3/3, 3 से 3 कट गया, तो वैल्यू आ गया -1, और -1 आ गया, तो मुझे पता है कि cos में जो -1 होता है वो 180 डिग्री पे होता है, मतलब cos से cos अगर कैंसिल होगा तो थीटा कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो कैसे इसको शो करेंगे कि अगर ए ऐसा जा रहा है तो बी पक्का इसके अपोजिट जा रहा है, तभी ये एंगल जो है ये कितना है? 180 डिग्री है। कोई दिक्कत? तो ये एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स निकालने का तरीका है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। चलिए देखिए, जैसे इस पे हम बात करेंगे थोड़े से स्पेशल केसेस के बारे में। स्पेशल केसेस क्या है? ये केसेस हैं कि अगर सोचिए, अगर जैसे देखिए इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, स्पेशल केसेस, अगर थीटा 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो मुझे पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यही होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो cos थीटा की वैल्यू यहाँ 1 रख दो, थीटा की वैल्यू 0, तो क्या बनेगा? a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। कोई दिक्कत? तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो a डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। कोई दिक्कत? तो इनका डॉट प्रोडक्ट इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर जब होगा तो एंगल पक्का क्या होगा? 0। ये पहला केस है। आ रहा है दूसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 या मैं लिख सकता हूं π/2। 90 तो कभी लिखते ही नहीं है, क्या लिखते हैं? π/2। तो कैसे बनेगा? फिर से इसी इक्वेशन में, तो इसी इक्वेशन में cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो cos 90 0, तो यहां 0 रख दो, तो कितना हो जाएगा ये? a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास? a डॉट बी इज इक्वल टू क्या है? 0 है। तो ये कैसे पता चला? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो पक्का 0 के बराबर होगा। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो पक्का 0 के बराबर होगा। तो आपको कहीं बोल दिया प्रूव दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं ना कि a परपेंडिकुलर टू क्या है? b है। यहाँ एंगल 0 है, मतलब क्या लिख सकता हूँ? a इज पैरेलल टू b है। पैरेलल का साइन ऐसे लगता है, परपेंडिकुलर का साइन ऐसे लगता है।
आ रहा है। तो क्वेश्चन बोला प्रूव दैट कि गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर वो 0 के बराबर आ गया तो पक्का वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। थर्ड इसी में, थर्ड इफ थीटा इज इक्वल टू 180, तो 180 लिखते हैं और क्या लिखते हैं, पाई। 180 तो लिखते ही नहीं है ना, पाई लिखते हैं, हमेशा रेडियन के फॉर्म में लिखना है। तो 180 लिखेंगे तो पाई हो जाएगा। तो कैसे बनेगा ये, फिर से वही कि cos 1 पाई की वैल्यू या cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इक्वेशन 1 से देखो, यहाँ थीटा पाई रख दो, पाई रखोगे तो cos पाई कितना हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a डॉट b इज इक्वल टू माइनस में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ b, मीन्स a इज एंटी पैरेलल टू b है। मतलब कैसे बनेगा, a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस b वेक्टर। एंटी पैरेलल में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो ये बताएगा कि दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे पर एंटी पैरेलल है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो अब जैसे क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन, प्रूव दैट गिवन वेक्टर्स I a is equal to I and b is equal to j plus k are परपेंडिकुलर, ये प्रूफ करने आया। तो कैसे प्रूफ करना है, तो फिर से सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या लिखा, ए वेक्टर आई कैप जे के नहीं है तो 0j 0k, और बी वेक्टर लिखा कितना, 0 आई कैप जे कैप और के कैप। अब ए डॉट बी निकालना बहुत आसान है, आई से आई का मल्टीप्लाई, जे से जे का मल्टीप्लाई, के से के का मल्टीप्लाई साइन के साथ। तो 1 इंटू 0 क्या आया, 0, फिर प्लस 0 इंटू 1 आ गया 0, फिर के का के से मल्टीप्लाई, 0 इंटू 1 आ गया 0, तो क्या आ गया। तो अगर a डॉट बी 0 आ रहा है, मतलब मैं सीधा सीधा लिखूंगा a इज परपेंडिकुलर टू b, कि a और b आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत निकलेगा, ये सब चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, तो अब देखिए एक टाइप का और क्वेश्चन, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप प्लस जे कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस एक्स जे कैप, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है देन फाइंड x, x को निकालना है। तो फिर से क्या करेंगे, तो करना वही है सॉल्यूशन में जैसा है। a वेक्टर कितना है, माइनस एक्स आई कैप और y जे कैप, फिर b वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस एक्स जे कैप। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे पता है कि a और b परपेंडिकुलर दिए हैं, प्रूफ नहीं करना है, दिया है कि परपेंडिकुलर है, दिया है मतलब a डॉट b पक्का किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहां क्या लिखूंगा, इफ a इज परपेंडिकुलर टू b देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो a डॉट b 0 कर दो, तो देखो माइनस एक्स का 2 में मल्टीप्लाई,
-2x, फिर -x का 1 में मल्टीप्लाई -x और इज इक्वल टू क्या है 0। इज इक्वल टू 0 प्रूफ नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि प्रूफ कीजिए, मतलब आपको 0 ले करके आना है कि अगर 0 आ रहा है मतलब वो सही है। लेकिन बोल रहा है कि अगर परपेंडिकुलर दिए हुए हैं मतलब पक्का कि दोनों क्या है प्रोडक्ट 0 ही होगा, तो एक साइड 0 लेके चल रहा हूं। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई -3x इज इक्वल टू 0 मींस x इज इक्वल टू 0। तो अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पक्का a डॉट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा डॉट प्रोडक्ट का सार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन अब जो आएगा आपके पास क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको बहुत सारी जानकारियां रखनी पड़ेंगी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, थोड़ा सा तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कैसे करेंगे, तो ऐसा लिखेंगे कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऐसे क्रॉस लगाना है। और क्रॉस का मतलब ये होता है कि उनका जो आंसर आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा, और वेक्टर फॉर्म में आएगा तो उसमें आई जे के यही रहेगा। आ रहा है। तो जैसे आपको क्या करना है, जैसे ऐसे दे दिया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू है ऐसे आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के। आया, फाइंड ए क्रॉस बी, इसमें ये क्वेश्चन है। आ रहा है। तो सॉल्व करने का तरीका, तो सॉल्यूशन, तो आपको ऐसे लिखना है ए क्रॉस बी। आपको एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाना है, कैपिटल ब्रैकेट भी बोल सकते हो, लेकिन कायदे से ये कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो यहाँ i, यहाँ j और यहाँ k, ऐसे लाइन से i j k लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, पहले क्या दिया हुआ है a, तो a का कंपोनेंट देखो, i के साथ क्या है 1 है, j के साथ क्या है 1 है, k के साथ क्या है 1 है। तो i के नीचे यहाँ 1 लिख दो, j के नीचे यहाँ j का कंपोनेंट और k के नीचे यहाँ k का कंपोनेंट, कोई दिक्कत। फिर वैसे b के लिए, अब b की बारी, तो b में i के पास क्या है 2 है तो 2 लिख दिया i के नीचे। फिर j के पास क्या है -1 है और k के पास क्या है +1 है। ये डिटर्मिनेंट बन गया। ये रेशियो में नहीं है ना, बस एक के नीचे एक ऐसे लिखे हुए हैं। जैसे प्रेयर में हम लाइन लगा के खड़े होते हैं तो एक हाथ आगे पूरा, एक हाथ पीछे, फिर इधर से रो उधर से कॉलम, ऐसे लाइन से चलते रहता है। तो वैसे समझ लो 9 बच्चे हैं जो एक दूसरे से इक्वल दूरी पर खड़े हैं। आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। आपको क्या लेना है, पहले ये लेना है, पहले आई कैप ले लीजिए और अब बनाइए एक छोटा डिटर्मिनेंट। अब क्या बनाना है, एक छोटा डिटर्मिनेंट बनाना है। तो छोटा डिटर्मिनेंट में क्या लिखना है, तो जो आई है, आई पर एक ऐसे एक लाइन चला रहा हूं ना, क्योंकि बार बार चलाऊंगा तो इसमें बहुत कचरा हो जाएगा। तो आई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके जाइए और आई पर एक वर्टिकल लाइन लेके जाइए। क्या क्या कट जाएगा, कौन किस पे लेके गया हूं, आई से। तो आई अगर लूंगा तो आई से जाता हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, आई से जाता हुआ ही एक वर्टिकल लाइन, दोनों ले लिया। अब दोनों ले लिया तो दिखा क्या, देखो 1 इंटू 1, यहाँ 1 -1 1 और 1, जो बच गया, जो बच गया उसको छोटे डिटर्मिनेंट में यहाँ लिख दिया। आया। तो पहले किसको लिया था, आई को, तो आई को ऐसे काटा, आई से हॉरिजॉन्टल आई से वर्टिकल, जो बच गया आई के बगल में लिख दिया। दूसरा आप किसको लेना है, जे को, तो जे को आपको माइनस लेना है। जे को आपको क्या लेना है, माइनस। क्यों लेना है ये जानने की जरूरत नहीं है, बस लेना है, आपको पता रहता है, ठीक है। वो मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं, बायो वाले बच्चों को जानने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस लेना है तो लेना है भाई, आई पॉजिटिव, जे नेगेटिव, के पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब जे पर भी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जे से जाता हुआ, तो क्या क्या बचेगा, 1 2 1 1, यही बचेगा, ये दोनों। आ रहा है। और फिर वैसे ही के को क्या लेना है, पॉजिटिव, और के से भी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल में आई जे के कट गए और वर्टिकल में 1 और 1 कट गया, तो क्या बचा 1 1 2 -1 1 1 2 माइनस
आया? तो कितना हो गया? तो ये हो गया आई कैप, ये हो गया 1, एक माइनस मुझे लगाना, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो एक 1 लगा दिया, फिर एक माइनस मुझे लगाना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो -1 इंटू -1 -1 हो गया। आया? ये हो गया सॉल्व, बहुत आसान। फिर वैसे जे वैसी रहने तो पहले इसका मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 1, एक माइनस मुझे लगाना है, फिर इसका मल्टीप्लाई तो 2 आया। और फिर वहां के कैप की बारी, तो पहले इसका मल्टीप्लाई तो -1, एक माइनस मुझे लगाना और 2 1 जा 2, तो ओवरऑल कितनी वैल्यू आ गई 1, ये प्लस हो गया तो ओवरऑल हो गया 2, तो 2 के साथ लिख दिया आई। नंबर्स को पहले लिखना है, आई को पीछे लिखना है। फिर वैसे ये हो गया -1 माइनस माइनस +1, और ये हो गया -3 तो -3 के, तो ये किसकी वैल्यू आ गई है? ए क्रॉस बी की। तरीका समझ में आया? इतना देख लीजिए, उतार लीजिए। ये डबल रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी कल मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसका इंकोडर काफ़ी हाई था, तो उसके कारण वीडियो थोड़ा अटक रहा था, साउंड भी अटक रहा था, वीडियो भी अटक रहा था, तो फिर रात को सेटिंग करके फिर सही किया है। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन, ए वेक्टर दिया है i प्लस जे माइनस के कैप, और बी वेक्टर दिया है -2i माइनस 2j प्लस 2k कैप। बोला कि फाइंड ए क्रॉस बी, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सॉल्यूशन में क्या बनेगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बनेगा आई जे के। अब ए लिखा हूं तो ए में क्या है? 1 1 -1 1 1 -1 ए के कंपोनेंट, और बी लिखा हूं तो बी के कंपोनेंट -2 -2 +2। कोई दिक्कत? अब सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो पहले ले लिया आई, आई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, क्या क्या बचा? 1 -1 -2 और 2, ये दोनों बच गया, आ रहा है। फिर वैसे ही जे को नेगेटिव लेना है, और जे पर एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो ये कट गया ये कट गया, बचा क्या? 1 -2 -1 2, और फिर लेना है क्या? के कैप, तो के कैप में क्या हो जाएगा? एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, क्या क्या बचेगा? 1 1 -2 -2। कोई दिक्कत? अब देखो सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने का पहले इसका मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, एक माइनस मुझे लगाना है और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2 -1 मिल करके -2 आया। फिर माइनस जे, ये मल्टीप्लाई 2, एक माइनस मुझे लगाना है और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2। फिर वैसे ही के लगाना है, यहां से मल्टीप्लाई -2, एक माइनस मुझे लगाना है और ये -2 मिल करके +2 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा कि ये भी आ गया 0, ये भी आ गया 0 और ये भी आ गया 0। अब -0 में माइनस हो प्लस हो कोई फर्क, अब ये नहीं कि 0 आ गया तो ओवरऑल आप 0 लिख देंगे, ऐसा लिखना नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में तो इसमें आई जे के लगाना ही है। आ रहा है? तो ए क्रॉस बी अभी क्या आ गया? 0। तो ए क्रॉस बी 0 आएगा तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ए डॉट बी जब 0 आएगा तब ये परपेंडिकुलर होगा, अभी ये परपेंडिकुलर नहीं है। कोई दिक्कत? तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख गए। जैसे मैं बोलता, चलो इसी में बोलता कि फाइंड बी क्रॉस ए, अब ए क्रॉस बी निकालना है, निकाले थे, अब बोला बी क्रॉस ए निकालो, तो कैसे निकालेंगे? यहां से आई, यहां जे और यहां के, ऐसे लिख देंगे आई जे के। अब सोच, पहले बी लिखा हुआ है, बी लिखा है तो बी के कंपोनेंट -2 -2 +2, और फिर ए लिखा है तो ए के कंपोनेंट 1 1 -1। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, आप जो ए क्रॉस बी निकाले हो उसमें आप देखो कि ए क्रॉस बी में क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी में जो भी आ रहा है, ए क्रॉस बी में जो भी आ रहा है उस नंबर को सेम लिखो, बस यहां प्लस है तो वहां लिख दो माइनस, यहां प्लस है तो वहां लिख दो माइनस। तो अगर ए क्रॉस बी ऐसे आ रहा है तो ये पक्का आएगा -0i -0j -0k।
आ रहा है समझ में? जैसे देखो एक आगे एग्जांपल, जैसे अगर A क्रॉस B है 2i प्लस 2j माइनस 2k, अब ऐसे लिख दिया कि अगर A क्रॉस B है i प्लस 2j माइनस 2k, तो B क्रॉस A पक्का क्या होगा, तो जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दो, माइनस i माइनस 2j और प्लस 2k। आ रहा है समझ में? तो जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दिया, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दिया। कोई दिक्कत? आज की लेक्चर इतने ही है, इतने में ये खत्म हो जाएगा। पूरे चीजें तरीके देख लीजिए, पूरा जानकारी ले लीजिए कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, बाकी इसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।